So as per your doubt, I'll be solving question number 57 right now. The question is, a rope of length L is pulled by a constant force. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? So यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक रोप है, उसको कांस्टेंट फोर्स से पुल किया है और फोर्स पूछा है एक सर्टेन डिस्टेंस पर। चलो सॉल्व करते हैं। आई ब्रिंग अप द व्हाइट बोर्ड। ये रहा मेरा व्हाइट बोर्ड। सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 हमें सॉल्व करना है। सो 57th क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि देयर इज अ रोप। ओके, ये रोप को पुल करना है भाई। अब ये रोप को पुल करने के लिए फोर्स एफ लगाया है। अब रोप का लेंथ है, अभी रोप के अलावा कुछ है नहीं। अब सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज अभी यहाँ पर सवाल ये है कि भाई रोप को हम लोग मास वाला रोप कंसिडर करेंगे या मासलेस रोप कंसिडर करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग ने मासलेस रोप कंसिडर कर दिया, देन द फोर्स विच वी रिक्वायर टू पुल अ मासलेस रोप इज बेसिकली जीरो। सो अगर इतना सिंपल सा आंसर रहता तो डेफिनेटली वो लोग पूछते नहीं थे, है कि नहीं। सो मासलेस तो है नहीं। सो इन दिस केस द फोर्स, since the force is not supposed to be zero, that means the rope is not supposed to be considered as massless. So यहाँ पर इसका मास वाला रोप कंसिडर करना है। इसका टोटल मास जो होगा, लेट मी कॉल दैट मास एज m। मान लीजिए m उसका मास है। अब सवाल उनका ये है कि जहां से यहाँ से एक सर्टेन फोर्स अप्लाई किया है, जहां से भी फोर्स अप्लाई किया वहां से एक सर्टेन डिस्टेंस x डिस्टेंस पर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टेंशन कितना एक्सपीरियंस होता है, ये पूछा है। सी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ऐसे सम्स जब भी सॉल्व किए, जब भी मास वाले रोप के सम्स सॉल्व किए हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है उसको कंसिडर करो कि वो एक ब्लॉक है। अब पूरे के पूरे रोप को अगर आपने एक सिंगल ब्लॉक कंसिडर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमें फाइंड करना है वो सामने सामने दिखेगा नहीं। तो ऐसा ब्लॉक बनाओ कि भाई जो हमें फाइंड करना है वो सामने सामने दिखना चाहिए। दैट मीन्स तुम्हें ये वाले सेक्शन का टेंशन फाइंड करना ना, ठीक है, ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाले को उठाकर एक ब्लॉक बनाओ, यही सेक्शन के राइट हैंड साइड वाले को उठाकर दूसरा ब्लॉक बनाओ, और ये जो सेक्शन है ना उसकी जगह पे इमेजिन करो एक मासलेस स्ट्रिंग अटैच किया है जहां पर टेंशन टी एक्सपीरियंस हो रही है, एंड तुम्हें फाइंड करना है ये टेंशन। सो ये रहा, यहाँ पर मैंने फोर्स एफ से अप्लाई किया। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर फोर्स एफ से राइट लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट हैंड साइड में ही होने वाला है। सो अब हमें पता करना है कि भाई ये टेंशन कितना, ये टेंशन हम लोग पता कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें पता होना चाहिए कि भाई m1 का वैल्यू कितना है और ये m2 का वैल्यू कितना है, ये हमें पता होना चाहिए, m1 और m2 दोनों का वैल्यू। अगर ये पता होगा तो हमारा आंसर बहुत ही सिंपली हमें आ जाएगा। अब m1 और m2 का वैल्यू कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं। चलो उसके पहले ये टेंशन का एक्सप्रेशन तो निकाल लेते हैं। अब कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, फ्री बॉडी डायग्राम का फंडा यूज करना आपको। चलो फर्स्ट बॉडी पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, मैंने आपको हमेशा बोला जिस तरफ एक्सेलरेशन है, मेरा तरीका ऐसा है कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है मैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, उसके ऑपोजिट वाले को नेगेटिव कंसिडर करूंगा, ये मेरा तरीका है। ओके, सो मेरे तरीके के हिसाब से एक्सेलरेशन लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट वाले को इस बार पॉजिटिव लूंगा और इस बार राइट वाले को नेगेटिव लूंगा। So the basic understanding is sum of all forces is equal to mass into acceleration होता है m1 into a। sum of all forces मतलब plus f minus t is equal to m1 multiplied by a हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये होगा आपका पहले वाले फ्री बॉडी डायग्राम का आंसर। दूसरे वाले फ्री बॉडी डायग्राम पर भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन एक्ट हो रही है, दैट विल बी इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हर बार हम लोग ने किया है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो एलएचएस में मिलेगा एफ इज इक्वल टू, आरएचएस में आएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई ए। तो इसमें से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा f अपॉन m1 प्लस m2। मिल गया अपना एक्सेलरेशन। अब चलो अगला स्टेप जो है टेंशन फाइंड करने का स्टेप है। टेंशन का एक्सप्रेशन यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है m2 इंटू ए। ये टेंशन ही हमें फाइंड करना था बेसिकली। ये भी एक आंसर है बट अनफॉर्चुनेटली ये आंसर आपके ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स हमें काम करेंगे ये एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके देखेंगे। तो एक्सेलरेशन को अगर रिप्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन से, आई विल बी गेटिंग एफ मल्टीप्लाइड बाई m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये मिल गया अपने को। सी m1 प्लस m2 को एक काम करता हूँ टोटल मास करके लिख भी लेता हूँ, वो भी चल जाएगा। ये मिल गया अपने को एक रेशियो। ये भी एक आंसर है, करेक्ट आंसर है, बट अनफॉर्चुनेटली ये आंसर भी आपके ऑप्शंस में है नहीं, बिकॉज ऑप्शन में जो है मासेस के टर्म्स में नहीं दिए हैं। मास को अभी रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, अभी ये जो रोप है, ये रोप पे यूनिफॉर्मली मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है।
सीधी सी बात है, जितना बड़ा लेंथ है उतना बड़ा मास, जितना छोटा लेंथ सेगमेंट कंसिडर करेंगे उतना छोटा मास। ओके, दैट मीन्स ये इसका जो मास है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक प्रोपोर्शनलिटी, हेलो, ओके, वापस बोल रहा हूँ, ये जो मास होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पर। अब मैं काम करता हूँ, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ m1, मतलब m1 जो है वो डिपेंड करेगी, m1 किस पे डिपेंड करेगी, इसके लेंथ पे डिपेंड करेगी, किस पे, x पर डिपेंड करेगी। m2 किस पर डिपेंड करेगी, बचा हुआ लेंथ, बचा हुआ लेंथ कितना है भाई, l माइनस एक्स बचा हुआ, l माइनस एक्स पर डिपेंड करेगी m2। एंड टोटल मास किस पर डिपेंड करेगी, l पर डिपेंड करेगी, टोटल मास जो है टोटल लेंथ पर डिपेंड करेगी। मुझे चाहिए m2 अपॉन m। तो ठीक है भाई, इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा m2 अपॉन m इज इक्वल टू l माइनस एक्स अपॉन l। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देयरफॉर आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई l माइनस एक्स अपॉन l। ये होगा आपका फाइनल आंसर जो आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा। प्लीज नोट इट डाउन। So the next question which we are going to solve is question number 82 as per your doubts. In the arrangement shown in the figure, the ends P and Q are of an unstretchable string moves downward with a uniform speed U. मतलब ये P भी नीचे की तरफ जा रही है U के स्पीड से, Q भी नीचे की तरफ जा रही है U के स्पीड से। पुलीज ए एंड बी आर फिक्स्ड, ये पुली और ये पुली दोनों पुली फिक्स्ड है। मास m मूव्स अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ व्हाट। ये जो m है ना, सीधी सी बात है, इन दोनों को अगर नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होने की वजह से ये मास जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी। मास ऊपर की तरफ कितने स्पीड से जा सकती है, ये उनका सवाल है। चलो ठीक है, ये फाइंड करके देखते हैं कि अभी स्पीड उन्होंने पूछा है, तो हमारे नॉर्मल टेक्निक से ये चीज़ सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या टेक्निक हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक पुली है, ये रहा हमारा ब्लॉक, ये रहा दूसरा पुली। अभी इधर से स्ट्रिंग को नीचे की तरफ भेजा है उन्होंने, स्पीड जो यह u से भेजा है, ये p है, ये q है। यहाँ पर भी नीचे u के स्पीड से उसको भेजा है, दिस इज मास m। अब सीधी सी बात है, ये जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी कुछ तो भी स्पीड से, कितने स्पीड से जाएगी वही हमें फाइंड करना है। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। अभी मैं डॉटेड लाइन से हाल फिलहाल ना इन सबको मार्क कर लेता हूँ। अब सीधी सी बात है, ये सेंटर में है, ये सेटअप, ये सेंटर में सेटअप है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा l और यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा l। एंड लेट मी कंसिडर, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको मैं x मान लेता हूँ। सेंटर से एक पुली तक का जितना भी लेंथ होगा दूसरे पुली तक का भी उतना ही लेंथ होगा, जो चेंज नहीं होगा, इसको x बुला लेता हूँ। एंड ये जो वर्टिकल लेंथ है इसको मैं y बुला लेता हूँ। ये वर्टिकल लेंथ क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, अब ये इन्होंने क्या बोला, ये जो बॉडी है ऊपर की तरफ जा रही है विद सम वेलोसिटी, है ना, मैं इसको एक काम बुलाता हूँ um करके बुला लेता हूँ। अभी किसी ने पूछा कि भाई का वैल्यू क्या है, इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज बेसिकली y डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन y अपॉन टाइम। तो ये y के वैल्यू पे जितना भी चेंज होगा पर यूनिट टाइम, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी। एम आई क्लियर टिल नाउ? यस। ओके। ठीक है, तो हमें पता करना है कि भाई dy बाई डी टी कितना है। अब y का एक्सप्रेशन निकालना, ठीक है, वन बाय वन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सी इतना तो सोच लेना कि भाई ये जो u है ना, ये u से हम ये वायर को जितना नीचे की तरफ खींचेंगे, यहाँ पर ये लेंथ है ना उतना ही छोटा होता जाएगा, तो ये लेंथ उतना ही कम होता जाएगा जितने स्पीड से हम लोग खींचेंगे। तो किसी ने पूछा कि भाई ये u का एक्सप्रेशन क्या है, u विल बी इक्वल टू चेंज इन द लेंथ अपॉन टाइम। सो चेंज इन लेंथ इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा चेंज इन लेंथ, तो u के जगह पे dl बाई dt लिख सकता हूँ। सो एक काम करता हूँ, मैं y को l के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब सिंपल सा फंडा है यार, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं बोल सकता हूँ एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मुझे पता है यहाँ पर डी एल बाई डी टी लेके आओ तो मुझे u मिल जाएगा, डी वाई बाई डी टी लेके आओ तो मुझे यू एम मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। अब दोनों तरफ मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एल स्क्वायर अपॉन डी टी। आप बोलोगे सर जी ये कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, मैं ना यहाँ पर इसका एक डमी दिखा देता हूँ आपको।
अभी देखो, यहाँ पर आपके सामने इमेजिन कीजिए आपके सामने x है और आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। अब कैसे करेंगे? लेकिन सी, डायरेक्टली तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली एक काम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे? सी भाई, x को एक्चुअली डिफरेंशिएट करने के लिए क्या चाहिए? मुझे dx चाहिए, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये ठीक है, इसको मैं x लिखने की जगह पे फंक्शन ऑफ x बोलता हूँ। ये फंक्शन ऑफ x को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे dx चाहिए। तो ठीक है भाई, अब तक इन्होंने जो भी दिया वो एज इट इज रखता हूँ मैं, दैट इज dy मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन ऑफ x एज इट इज है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर मुझे चाहिए नीचे dx। ठीक है भाई, मैं dx नीचे आर्टिफिशियली क्रिएट करता हूँ भाई, मल्टीप्लाइंग dx। मैथमेटिक्स में हमें सिखाया है कि आपको जो करना है करो, नीचे जो भी कर रहे हो वही चीज ऊपर भी करना, ऊपर नीचे दोनों dx मल्टीप्लाई करना। अब एक काम करो, dx और dy को नीचे से एक्सचेंज कर दो, तो क्या होगा? dy dx ऑफ फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई dx अपॉन dy। तो बेसिकली क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ x को मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा एंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा मुझे डालना पड़ेगा dx बाई dy। सो इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नीचे कुछ अलग वेरिएबल है और ऊपर कुछ अलग फंक्शन है, तो आप ऊपर वाले फंक्शन को सिंपली डिफरेंशिएट करो जैसे यहाँ पर मैंने किया है, एंड उसके साइड में dx बाई dy सेपरेटली लिख लो। ये सेम प्रिंसिपल मैं यहाँ पर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। ओके, सेम प्रिंसिपल। अभी जैसे कि यहाँ पर मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर एल स्क्वायर का चाहिए। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे डीएल डीएल डालना पड़ेगा। डाल दीजिए डीएल डीएल। अब डीएल और dt को एक्सचेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा? डी बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एल बाई डी टी। अब एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डी एल बाई डी टी। सो यहाँ पर एल स्क्वायर को अगर आप चाहते हो डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर है ना इस तरह दिखाई देगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसीजर विच वी यूज इन डिफरेंशिएशन। सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सेम लॉजिक जो इधर यूज किया मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? 2l। एल को टी के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो साइड में क्या करूंगा मैं? डी एल बाई डी टी डाल दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? 2x। एक्स को टी के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया तो डी एक्स बाई डी टी साइड में डाल दूंगा, प्लस वाई का डिफरेंस, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? 2y। वाई को टी के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया बोल के मैं क्या करूंगा यहाँ पर? डी वाई बाई डी टी डाल दूंगा। इतना डाल दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। ओके ग्रेट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये जो जनरलाइज प्रिंसिपल है ना, ये जनरलाइज प्रिंसिपल आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ओके, अब ये ना मैंने साइड में मार्क करके रखा है आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपके रेफरेंस के लिए इधर छोड़ के रखा है मैंने। एनीवे, सो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अभी डीएल बाई डी टी क्या है आप तो जानते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है काम करता हूँ, सबसे पहले बात तो ये 2 को मैं कॉमन निकाल के कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा एल, एल मल्टीप्लाइड बाई डी एल बाई डी टी मतलब क्या होता है? यू होता है। ठीक है भाई, यू लिख लेता हूँ इज इक्वल टू एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी मतलब क्या होता है? चेंज इन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी क्या है, ये थ्रेड को नीचे खींचूंगा तो एल चेंज हो सकता है। एल चेंज होने की वजह से मास ऊपर की तरफ जा रही है तो वाई चेंज होगा, लेकिन ये पुलिस फिक्स्ड है करके उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोला, मतलब जो एक्स होता है वो चेंज नहीं होगा। एक्स क्या है? मतलब कांस्टेंट। ये एक्स कांस्टेंट होने की वजह से, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये होगा जीरो। उसके बाद वाई, डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है भाई? यू एम, जो हमें फाइंड करना है। बात खत्म। आपको क्या करना था? फाइंड यू एम फाइंड करना था। यू एम इज इक्वल टू एल अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई यू। ये आंसर ऑप्शन में है क्या? जरा चेक कर लेना, आपको पता चलेगा कि ये आंसर आपके ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी वाई के बारे में उन्होंने जिक्र किया ही नहीं है। लेकिन ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में थीटा से भरा हुआ, तो आपको क्या करना है? एल अपॉन वाई आपका आंसर जरूर है, तो एल अपॉन वाई को थीटा के टर्म्स में लिखना है।
अभी आप तो अच्छे से जानते हो कि भाई ये जो y होती है ये y होता है L cos थीटा, तो मैं इसको वापस लिख रहा हूँ यू एम इज इक्वल टू L अपॉन वाई होगा 1/cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई यू, तो ये हो जाएगा u अपॉन cos थीटा। दैट्स योर आंसर। ओके, तो मैग्नीट्यूड वाइज यही आपका आंसर होता है। डायरेक्शन वाइज अगर देखेंगे u नीचे की तरफ जाती है और um ऊपर की तरफ जाती है, तो डायरेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो आप एक नेगेटिव साइन डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आई बिलीव आई एम क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। सो माय डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो डाउट पूछा था वो डाउट पूछा गया था ये क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 पर। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg इज रेस्टिंग इनसाइड अ क्यूब एज शोन द फिगर। ये रहा फिगर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये रहा क्यूब, इसके अंदर एक स्फीयर रेस्ट कर रही है इस तरह। द क्यूब इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप। वेलोसिटी जो है टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब टाइम जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो तो हमेशा चेंज होती रहती है। टाइम अगर चेंज होती है तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, दैट मीन्स देयर इज एन एक्सेलरेशन। हियर t is in seconds, all surfaces are smooth, the sphere is at rest with respect to the cube, मतलब इनिशियली स्फीयर जो है वो रेस्ट पे है। what is the total force exerted by sphere on the cube? अभी चलो ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। टोटल फोर्स पूछा है, सीधी सी बात है, फोर्स अगर चाहिए आपको, फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। सो 86, ये रहा वो क्यूब, ये रहा वो स्फीयर। ओके, सो देयर इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 5t आई कैप प्लस 2t जे कैप। This is the velocity. You know that force is basically mass into acceleration. तो आपको मास और एक्सेलरेशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन बेसिकली मतलब यहाँ ये जो है वेलोसिटी, आप तो जानते हो कि एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो इफ वी बार इज दिस, तो वी बार को डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 5t को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 आई कैप मिलेगा, 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 जे कैप मिलेगा। ओके, अब द थिंग इज ये जो जे कैप है ना, ये 2, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द क्यूब, क्यूब की वजह से इतना एक्सेलरेशन है उसके ऊपर। ओके, दैट इज फॉर श्योर। उसके अलावा उसके अलावा भी ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन, इसको मैं AC बोल देता हूँ, दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ क्यूब। अब अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन, दैट मींस ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब को एक x कंपोनेंट है, दिस इज AX, दिस इज AY। ओके, तो ये क्यूब को एक x कंपोनेंट है भाई, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। तो ये प्लस है, दोनों प्लस है, मतलब एक x कंपोनेंट राइट हैंड साइड की तरफ होगा, y प्लस है मतलब y कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल साइन कन्वेंशन। अभी आप तो जानते हो कि कोई भी सिस्टम अगर आगे की तरफ मूव होती है तो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल होती है उसको पीछे की तरफ उतना ही स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। स्यूडो फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी के ऊपर इस एक्सेलरेशन की वजह से एक स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगा, तो इसके पास AX जो है ना वो उल्टे डायरेक्शन पे एक्ट होगी। AY ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये रहा स्यूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बात जरूर ध्यान में रखना, इसके पास ऑलरेडी वेट था mg, उसके अलावा ay ऊपर जाने की वजह से एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही है, दैट इज may। सो टोटल फोर्स इसके ऊपर, किसके ऊपर, ये जो अंदर वाले स्फीयर के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट होती है, एक max साइड की तरफ है और mg और may नीचे की तरफ है। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्फीयर fs will be equal to fx i cap प्लस एफ वाई जे कैप। अब एफ एक्स क्या है भाई, इट इज बेसिकली मास इनटू, ठीक है दोनों के पास मास है ना, तो मास को कॉमन ले लेता हूँ, तो मास इनटू ए एक्स आई कैप। अब टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो उसको मैं माइनस के साथ लिख लूंगा, माइनस ए एक्स आई कैप माइनस एफ वाई का क्या है, नीचे की तरफ एम जी है, नीचे की तरफ एम ए वाई है, तो माइनस नीचे की तरफ जी प्लस ए वाई जे कैप।
ये होगा मेरा फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्फीयर। अब ठीक है भाई, वेक्टर फॉर्मेट तो मिल गया। अब मुझे मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है। इन्होंने मास दिया है 2 kg। ए एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर है ना, ए एक्स का वैल्यू कितना 5 और ए वाई का वैल्यू 2 है। डाल देते हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द स्फीयर विल बी दिस मच। ओके, या फिर फोर्स ही पूछा ना, ठीक है भाई एक साथ ही कर लेता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर विल बी मास ऑफ द स्फीयर, ये रहा मास, मल्टीप्लाइड में मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन पे हर जगह मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इट इज मास मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या होता है भाई, जी प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, याद रख लीजिए। अगर कोई भी x की तरफ एक वेक्टर है, y की तरफ दूसरा वेक्टर है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने भी वही किया, स्क्वायर रूट लिया, x के तरफ जो भी है उसको स्क्वायर किया, प्लस y की तरफ जो भी है उसको भी स्क्वायर किया। अभी चलो डाल देते हैं, मास की जगह पे 2 डाल दूंगा। इंस्टेड ऑफ ए एक्स आई विल बी राइटिंग 5, g का वैल्यू 10 दिया है, ए वाई का वैल्यू 2 दिया है। सॉल्व करता हूँ, दिस इज 25 प्लस 10 प्लस 12 इज 12, सॉरी 10 प्लस 2 इज 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, 13 multiplied by 2 is 26. So your answer is going to be 26 Newton. I believe I am clear. Please note it down.